अभी तक हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन अगर nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल तक आएगा तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो Nc2 होती है, which is n into n minus 1/2। बट अब अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी n2 एनर्जी लेवल से n1 एनर्जी लेवल पे आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखना है, जरा नोट बना के लिखिए इस पॉइंट को। Write down if electron makes a transition from n2 energy level to n1 energy level, then maximum number of spectral lines will be n2 minus n1 plus 1 C2। मैथमेटिकली लिखना है तो इट इज लाइक दैट। अगर हम n2 से n1 ट्रांजिशन कर रहे हैं तो जो बीच में एनर्जी लेवल्स हुए वो n2 minus n1 हुए, और एक n1 उसको और इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो 5 से 2 आ रहा है, तो 5 से 2 के बीच में 5 4 3 3 तो एनर्जी लेवल है, और 2 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसलिए +1 किया है। तो n2 में से n1 घटाया तो जो डिफरेंस ऑफ जो बीच के एनर्जी लेवल्स है वो सब आ गए, और जिस पर लैंड करना है वो एक एनर्जी लेवल और जोड़ना पड़ेगा। तो n2 minus n1 plus 1 इतने एनर्जी लेवल में से कोई भी दो सेलेक्ट करोगे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगी। या इसी को अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस वैल्यू इज आल्सो सेम एज n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1/2। अगर आप फॉर्मूला वेरीफाई करना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले में आप n1 की जगह 1 डाल दीजिए सर। सेम फॉर्मूला पुट n1 equal to 1 तो आपका पुराना वाला फॉर्मूला आ जाएगा n into n minus 1/2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n2 एनर्जी लेवल से n1 एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, how can find maximum number of spectral lines observed, find maximum number of spectral lines observed in a transition from sixth excited state to sixth excited state to third excited state। सर हाँ सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो था और सर इसमें डिफरेंस क्या है सर? कुछ नहीं है, n1 की जगह 1 डाल दो, पहले वाला फॉर्मूला आ जाएगा। उसमें ग्राउंड स्टेट आते थे तो n1 की जगह 1 रख दो, n1 की जगह 1 डाल दो, एक फॉर्मूला आ जाएगा n into n minus 1/2 जो पहले आती है। वो ग्राउंड स्टेट तक आने का, अगर बीच में किसी स्टेट में रुक जा रहे हैं तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी निकल आएगा। तो फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आल्सो फाइंड out of these how many also find out of these how many lines are of bracket series। also find out of these how many lines are of bracket series। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बताइए। तो यहाँ पे देखो सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n is equal to 7, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n is equal to 4। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हुई वो कितनी हुई, 7 minus 4 plus 1 C2।
which is same as 4c2. ऐसे को लिख सकते हैं 4 into 3/2 which is 6. तो टोटल तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन है। अब इसमें से ब्रैकेट सीरीज की लाइन कौन सी होगी जो n equal to 4 पे टर्मिनेट होगी? तो 7 से 4, 6 से 4 और 5 से 4, 3 लाइन ब्रैकेट सीरीज की। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो 3 लाइन हो जाएंगे, एक 7 से 4, एक 6 से 4 और एक 5 से 4। इसके बाद 2 लाइन पंक् सीरीज की होंगी, एक 7 से 5, एक 4 से 5, सॉरी एक 7 से 5 और एक 6 से 5, और एक लाइन हेम्फ्री सीरीज की हो जाएगी 7 to 6। तो ब्रैकेट सीरीज की यहाँ पे 3 लाइन होगी, तो इसका आंसर 6 and 3 हो जाएगा। समझ आया ये? अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, सपोज करो इसी पॉइंट में एक चीज और ऐड कर दो, ऑल्सो 5, या नीचे अलग से क्वेश्चन ऐड कर लो, find the maximum wavelength of photon observed in transitions of the above question. Find the maximum wavelength of photon observed in the above transitions. हम देख सकते हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। आपको बताना है कि जितने फोटॉन्स एमिट हुए उनमें से मैक्सिमम वेवलेंथ किस केस में आएगी। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ऑब्जर्व्ड इन द अबव ट्रांजिशंस। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, तो ऊपर वाले ट्रांजिशंस में मिनिमम एनर्जी किस केस में आएगी? 5 से 4 सबसे कम एनर्जी ट्रांजिशन में होगी 5 से 4 तो 5 से 4 आएगी। 5 से 4 The first line of bracket. ना भाई, 6 में से कौन सी लाइन है जिसकी एनर्जी सबसे कम है? आपको रूल बताया था, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम एनर्जी गैप किसमें होगा? 7 से 6 में। तो नहीं समझ में आया। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट, सर यहाँ पर न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? यस सर। तो सबसे कम गैप किसमें होगा? 7 और 6 के बीच में। सर यहाँ पर जो एनर्जी की बात हो रही है सर, ये एनर्जी गैप के बीच की बात है ना? तो मिनिमम एनर्जी बिटवीन द टू। फोटॉन का भी लिमिट होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो जो एनर्जी का गैप होगा उतना ही तो फोटॉन इमिट करेगा। फोटॉन का भी लिमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर होता है, तो जो दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का तो फोटॉन इमिट होता है, उसी की वेवलेंथ निकालते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी किस लेवल में आएगी? तो जितना छोटा गैप होगा, सबसे छोटा गैप कौन सा है इसमें? 7 to 6। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और ऊपर वाले ट्रांजिशन से मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी? 7 से 6। ठीक है, बस इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के लिए? 7 to 6 बताओ। तो आपको देखो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी होगी, और मिनिमम इस ट्रांजिशन में किस में आएगी? 7 से 6। तो बस फॉर्मूला लगाओ, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और RH की जगह हम लोग 10⁻⁷ फिट कर देंगे, कितने मीटर इनवर्स आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू बताओ बस डायरेक्टली कितनी होगी, है ना? सॉल्व कीजिए।
ये सॉल्व होके 1.35 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग 13.5 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं आंसर में, ठीक। तो उसके बाद अब एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट टाइटल, डी ब्रॉगली इक्वेशन। द नेक्स्ट टाइटल, डी ब्रॉगली इक्वेशन। Right on the next title, de Broglie equation. सर इस इक्वेशन का आइडियल गैस से कुछ रिलेशन है क्या? नहीं नहीं नहीं। So we have another equation. This is called de Broglie equation. de Broglie एक साइंटिस्ट थे, ऑल्दो अगर आपको बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आप जानते होंगे कि वहाँ जो लिखते हैं वो पढ़ते नहीं है। तो यहाँ लिखा तो देखो डी ब्रॉगली है, स्पेलिंग अगर आप पढ़ोगे तो इट्स रिटन डी ब्रॉगली, पढ़ते इसको डी ब्रॉय इक्वेशन है। ठीक है, अपने इंडिया में हर जगह डी ब्रॉगली बोलते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट आप सब क्योंकि हायर स्टडीज में ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया से पढ़ने के बाद किसी हायर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ, और अगर आप इंडिया से बाहर कभी रिसर्च या पढ़ने पहुंचे और वहाँ आपने डी ब्रॉगली बोल दिया तो थोड़ी फजीयत ज़्यादा हो जाती है। ये आपको बता दे रहा हूँ, इसको डी ब्रॉय इक्वेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फोरम के हिसाब से याद रखना है, अपनी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सब जगह इसको डी ब्रॉगली पढ़ा जाता है। तो प्रॉपर टर्म याद रखना है, इट इज डी ब्रॉय इक्वेशन। जो लिखा है फ्रेंच की लैंग्वेज की खास बात है, अगर थोड़ा बहुत फ्रेंच आइडिया रखते होगे तो आपको पता होगा, फ्रेंच लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो एग्जैक्टली वही नहीं पढ़ा जाता है। उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। तो राइट डी ब्रॉगली इक्वेशन टू बी रेड इट एज डी ब्रॉय इक्वेशन, ठीक है। रख सकते हो या तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन के टाइम से तो सिंपली डी ब्रॉगली इक्वेशन इज इनफ फॉर अस। तो डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डुअल नेचर ऑफ लाइट को थोड़ा एक्सटेंड करा। पहले हमने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली ने बोला कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल भी होता है। कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी पार्टिकल अगर है और या कोई भी रेडिएशन है, वो सब डुअल नेचर फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को जनरलाइज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डुअल बिहेवियर होता है। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ वेव जरूर एसोसिएट होती है। डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट तो हमने पहले सीखा हुआ है, अब आपको पार्टिकल के बारे में ये चीज बता रहा हूँ। ऑल्दो इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल सच पार्टिकल्स, बट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स में ये चीज वर्कआउट करने लग जाती है। और इस इक्वेशन ने चूंकि बोहर मॉडल को सपोर्ट किया था, इसीलिए अब आपको समझा रहा हूँ। अभी हमने बोहर की जितनी स्टडी सीखी, अब आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिन्होंने बोहर मॉडल को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि बोहर की जितनी स्टडी थी वो बता दी मैंने आपको। अब अलग अलग साइंटिस्टों ने कुछ कुछ स्टडी करके बोहर मॉडल को सपोर्ट किया। अभी मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन्होंने बोहर को सपोर्ट किया है। उस एंगल से भी समझ सकते हो इस चीज को, या फिर एडवांसमेंट के टर्म में समझ सकते हो, इन्होंने डुअल नेचर ऑफ लाइट की जगह डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं नीचे, तो राइट डाउन, तो राइट डाउन, डी ब्रॉगली एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ De Broglie extended the idea of De Broglie extended De Broglie extended the idea of De Broglie extended the idea of photons to material particles, extended the idea of photon to De Broglie extended the idea of photon to material. De Broglie extended the idea of photon to material particles such as electrons, and he proposed that matter also has a dual character as wave
and as particle, and he proposed that matter also have dual character. Matter also have dual character as wave and as particle. तो जो पहले हमने डुअल कैरेक्टर ऑफ लाइट पढ़ा था, डी ब्रॉगलियर ने उसी आइडिया को मैटर्स के लिए एक्सटेंड करा, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसने बोला कि इनके केस में भी डुअल कैरेक्टर आ सकता है, वेव एंड पार्टिकल। तो डी ब्रॉगलियर ने बोला कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट m मास का है, उसको v वेलोसिटी से मूव कराते, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है वो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आपको अगले पॉइंट पे ये लिखना है। सो राइट डाउन, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, if an object of mass m is moving with a speed of v meter per second, then wavelength, या then de Broglie wavelength, ज़्यादा अच्छा टर्म होता है de Broglie wavelength, then de Broglie wavelength, associated with object ब्रैकेट में लिखे लैम्डा is lambda equal to h upon mv. Lambda equal to h upon mv. इस इक्वेशन को बोला जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो आपको सीधे सीधे ये इक्वेशन याद रखनी है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। सर m kg में होता है ना? वो इसके अगर आप सब वैल्यू डालोगे SI में तो SI में, और सब CGS में तो CGS। तो इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते H Planck constant है ना सर? हैं। h is Planck constant, m is mass of the object, v is, सर यहाँ पे एक टर्म जो लिखा हमने h, वो Planck constant है, वो अलग से लिख लो। So h is Planck's constant। सर फोटोन, सर मास ऑफ फोटोन के फॉर्मूले के सिमिलर नहीं है सर? h अपॉन c लैम्डा था, और सर इसमें h अपॉन, जैसे मास को इधर कर दिया लैम्डा के केस में वो वैल्यू आ गई। अभी कर रहा हूँ सॉल्विंग, बता रहा हूँ कैसे आता है, मैं पहले इक्वेशन तो लिखो। So lambda is equal to h upon mv, h is Planck's constant। Planck constant की वैल्यू आपको याद है? अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं आती है। 6.36 6.626 into 10 power minus 34 joule second. Planck's constant this is Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 26 joule second लिखेंगे अगर एक्सैक्ट आंसर लिखते हैं, अदरवाइज वैल्यू क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होती है। सो h is Planck's constant। ठीक है, अब अगर इसको फाइंड आउट करना है कि कैसे फाइंड करना है, तो दो रास्ते होते हैं। या तो हम वेव फॉर्म की दोनों एनर्जीज को इक्वल कर दें, या पार्टिकल फॉर्म के मोमेंटम को वेव फॉर्म के मोमेंटम पे इक्वल करते हैं। तो अगर इसको फाइंड आउट करने की इक्वेशन आई कैसे, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अगर लिखेंगे तो वो होता है m इंटू वी, और मोमेंटम ऑफ वेव फॉर्म लिखेंगे अगर हम, ये होता है h बाई लैम्डा। दोनों मोमेंटम्स को इक्वल कर दो, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें तो यहाँ से h बाई लैम्डा इक्वल टू m इंटू वी लिखते हैं, तो यहाँ से सॉल्व होकर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m वी आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं।
तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p भी लिखा जा सकता है सीधे सीधे। ये हमारे डी ब्रॉगली इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब हमने देखो इन्होंने डी ब्रॉगली ने प्रपोज तो कर दिया कि पार्टिकल के साथ हमेशा वेव करेक्टर एसोसिएट होगा और उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब जरा इसकी प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, पहले आइडिया समझ में आ गया कैसे निकालेंगे मेरी बात। राइट डाउन अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द wavelength associated with a cricket ball. Write down a question. Calculate the wavelength. Calculate the wavelength associated with a cricket ball. Calculate the wavelength associated with a cricket ball. Calculate the wavelength associated with a cricket ball of mass 100 gram moving with a speed of 20 meter per second. Moving with a speed of 20 meter per second. Planck constant की वैल्यू आपको लेनी है, h is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. ठीक है, अब देखो अगर हमने इसको सॉल्व करा तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। सो h की जगह 6.6 into 10 to the power minus 34, मास 100 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दो तो 100/1000 और वेलोसिटी अपनी 20 मीटर पर सेकंड है। उसको सॉल्व करेंगे तो 3.8 मीटर आएगा। अब आप जानते हो नॉर्मली हम लोग अगर एंगस्ट्रॉम रेंज से भी कंपेयर करें इसको सॉल्व करके तो और 10⁻10 कम कर दो, इसी वैल्यू को 3.3 into 10 to the power minus 24 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। जो नॉर्मल वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसका मतलब वेव एसोसिएट तो है डी ब्रॉगली के हिसाब से, बट इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए हमें इससे कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसे पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है भी, तो दैट हैज नो सिग्निफिकेंस क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटे ऑर्डर की है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है और स्पीड एक रेंज में है तो उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इट इज ऑफ नो यूज। ये पॉइंट wavelength is of very small order, so it is insignificant. तो ये इसका रिजल्ट होगा wavelength is of very small order, so it is insignificant. मतलब इस बात का हमारे लिए कोई बहुत मतलब नहीं बचा। लेकिन डी ब्रॉगली की बात काम की तब हो गई जब ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करनी शुरू करी। यानी कि ऑब्जेक्ट का मास अगर बहुत कम कर दिया जाए तो ये चीज प्रैक्टिकली फिट हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन लिखो इलेक्ट्रॉन के लिए, तब आपको इसका प्रैक्टिकल मतलब समझ आएगा। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द wavelength associated with electron calculate the wavelength associated with electron moving with a speed of moving with a speed of 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर आपको ऑर्बिट में याद हो तो 2.19 into 10 to the power 6 Z/n होता था। तो इलेक्ट्रॉन लगभग इसी स्पीड से मूव करता है। तो मैंने एक अप्रॉक्स वैल्यू लिख दी है।
10 to the power 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी? आप h की वैल्यू अभी भी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड ही लेंगे और ये वैल्यू सॉल्व करके आप निकालो। तो अब आप देखोगे कि वैल्यू सिग्निफिकेंट ऑर्डर में आएगी। पहले आप सॉल्व करो तब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एंड वेलोसिटी आपको दे रखा है 10 टू द पावर 6। 0.0772 है। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे 7.2 into 10 to the power वैल्यू आ जाएगी 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। और फिर इसको अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करके लिखोगे तो ये 7.25 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स बनेगा। इसको आप सिंपली 7.25 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आएगा। तो अब आप ध्यान से देखो तो ये एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ बन रही है जो नॉर्मली हम जो वेव्स पढ़ते हैं, जितने भी हमने विजिबल लाइट जितनी भी देखी, अल्ट्रावायलेट रेज या जो कॉमन वेव्स हमने स्टडी करी स्पेक्ट्रम में, तो उन सबके ऑर्डर में आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करता है उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट हो सकती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर पॉसिबल है। उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी स्टडी किया जा सकता है, उसका वेव कैरेक्टर भी स्टडी किया जा सकता है, जस्ट लाइक लाइट। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल बिहेवियर आता है, मतलब ये वेव कैरेक्टर शो कर सकता है या करता ही है, उसके साथ एक प्रॉपर एसोसिएटेड वेव होगी और जो वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंट ऑर्डर की है जस्ट लाइक अदर वेव्स। तो फिर इसकी स्टडी रेलेवेंट हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अब सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना? कम नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसी ऑर्डर में आता है ना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऑर्डर अगर देखोगे तो गामा रेज से अगर हम शुरू करेंगे तो गामा रेज से और विजिबल रीजन के बीच में ये ब्रैकेट मिल जाएगा आपको। देखो ध्यान से, गामा रेज की रेंज देखो ना कितनी है, उससे भी नीचे। तो एक्स रेज होता है वो लगभग मान लीजिए एंगस्ट्रॉम के आसपास का ब्रैकेट होता है, तो एक्स रेज वाले ब्रैकेट की रेंज में आ रहा है। ठीक है, आप स्पेक्ट्रम देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट केस देखेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन में। राइट डाउन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी k। अगला केस देखो, नेक्स्ट केस देख रहे हैं। तो पहला केस सिखा दिया, अभी दूसरा केस देखो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an object of kinetic energy k, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि यहाँ सवाल गलत गारंटी से किया जा सकता है। कैसे वो आपको समझाता हूँ। तो डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद एन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी k and mass m and mass m एक ऑब्जेक्ट का मास m और काइनेटिक एनर्जी k गिवन है। तो देखो पहले यहाँ पे वो सीखना है जो नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, तो क्या करते हैं एच सी बाई लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी k के इक्वल कर देते हैं। तो उनको लगता है एनर्जी की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा बराबर होती है और काइनेटिक एनर्जी k बराबर कर देते हैं। बस ऐसा करते ही सवाल 100% गलत हो जाता है। ऐसे लिख के पहले से काट दो बढ़िया से और यहाँ लिखो ऐसे नहीं करना है अगर तुमको भूल जाते हैं। सो रॉन्ग मेथड। क्यों ये हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत कॉमनली होता है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एच सी बाई लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं करना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एच सी बाई लैम्डा वेव फॉर्म की एनर्जी है, के फॉर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। वेव फॉर्म एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर से लिखी जाती है, हाफ mv स्क्वायर से नहीं लिखते हैं। बी केयरफुल। तो ऐसे साइड में लिख के क्रॉस मार दो और इसको ध्यान रखना है कि आप गलती से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और ये सबसे कॉमन फॉल्ट है, 99% स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, इसलिए आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि ऐसे नहीं करना है।
भूल जाओ तो इसके ऊपर हाईलाइटर स्टार जो कुछ बना है वो सब बना लो, गलती नहीं करते ना ये वाले। अब करते कैसे वो समझिए। जो काइनेटिक एनर्जी के होगी एक्चुअली में हाफ mv² के इक्वल होगी, राइट। और जो हमारा मोमेंटम होता है P, ये इक्वल टू mv होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में 2m से मल्टीप्लाई, काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें हम फाइनली 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m इंटू के विल बी इक्वल टू 2m इंटू हाफ mv²। ये वैल्यू 2m इंटू के की वैल्यू हो जाएगी m²v²। और अगर इससे हम mv की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा √2m इंटू के। अब इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन में पुट करना है तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h/√2m इंटू के। ये फॉर्मूला है जो आपको काइनेटिक एनर्जी से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए यूज करना है। सर आपने क्या किया था थर्ड पार्ट में? सो थर्ड स्टेप जो किया है हमने 2m से मल्टीप्लाई करा है इस वाले इक्वेशन में, जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है उसमें 2m से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में भी 2m मल्टीप्लाई करा, राइट साइड में भी 2m मल्टीप्लाई करा। 2 से 2 कैंसिल कर दिया राइट साइड में और m²v² बन गया। तो उससे mv की वैल्यू निकाली √2m इंटू के। और डी ब्रॉगली इक्वेशन आपको पता है लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, बस उसको पुट करोगे तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने पहले से सीख रखी है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, बस वही यूज कर दिया हमने सीधे सीधे। सर mv उसके √2m के इक्वल हो गया तो लैम्डा के इक्वल किया है हमने h/, का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h/mv। हाँ सर। mv की इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन से चेक करके नीचे पुट कर दो तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू के। साइड वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, hc बाई लैम्डा इक्वल टू के नहीं लिख देना कभी गलती से भी, वही सबसे कॉमन फॉल्ट है जो यहाँ पे होती है। अदरवाइज आप सिंप्लीफाई कर लोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट केस लिखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with electron in Bohr's stationary orbit, associated with the electron in Bohr's stationary orbit. So de Broglie wavelength associated with the electron in Bohr's stationary orbit. ठीक है। सबसे पहली चीज जो डी ब्रॉगली ने बताई वो ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के साथ एसोसिएट है तो जो इसकी वेव होती है वो एक स्टैंडिंग वेव होती है। अब ये थोड़ा थ्योरी बताना भी लिख लो, फिजिक्स में बताया जाएगा। दो तरीके की वेव्स होती है, एक स्टैंडिंग वेव्स होती है और एक ट्रैवलिंग वेव्स होती है। तो जो हम लोग कॉमन वेव्स पढ़ते हैं वो ट्रैवलिंग वेव्स होती है, जो वाटर वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दीज ऑल आर ट्रैवलिंग वेव्स। जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होती है डी ब्रॉगली फॉर्म में वो एक स्टैंडिंग वेव होती है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है। पहले पॉइंट में लिखिए, the electron's wave behavior should be that of a standing wave. The electrons, yeah, so लिखो the wave behavior of electron, the wave behavior of electron should be that of a standing wave. ये डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था, should be that of a standing wave. सर स्टैंडिंग वेव भी बता दीजिए।
तो स्टैंडिंग वेव पूरा फिजिक्स में चैप्टर होता है ऑफ स्टैंडिंग वेव। जैसे नॉर्मली जो वेव्स होती है वो प्रोपोगेट करती है एक टाइम में, जैसे वाटर वेव्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मूव करते हैं। लेकिन अब जैसे गिटार होता है, गिटार में एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन है वो उसी स्ट्रिंग में ही चल रहा है, तो वो एक तरीके की स्टैंडिंग वेव है। समझ आया? एग्जाम्पल से समझना है तो बता सकता हूँ। गिटार के अंदर जो वायर है आपने उस पर, या फ्लूट होती है, फ्लूट के अंदर एक एयर पाइप है, तो उसकी एयर पाइप के अंदर आपने जैसे एयर फ्लो करी तो जो उसके अंदर वेव क्रिएट हुई वो भी स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी चूंकि ऑर्बिट पे है तो जो वेव क्रिएट होगी वो उस ऑर्बिट के साथ ही एसोसिएट रहेगी। ठीक है, साउंड वेव भी ट्रैवलिंग वेव ही है बेटा, साउंड वेव में भी वो अलग तरीके, वो तो अलग तरीके से आप बता रहे। सर लिमिटेड वेव का सर प्रोपोगेशन तो नहीं है स्टैंडिंग वेव में सर, जैसे फ्लूट और गिटार में तो पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको पूरी फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, दैट इज वन कंप्लीट चैप्टर। तो आपको बस एक एग्जांपल बता दिया कि स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है कि दो फिक्स नोड्स के बीच में या एक फिक्स एक ओपन नोड के बीच में अगर वेव प्रोपोगेट कर रही होती है तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑर्बिट के अंदर है तो उसकी वेव जो है स्टैंडिंग वेव का टाइप होगी। सो वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी दैट ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। और जो भी ऑर्बिट होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो एक्चुअली में कॉन्टिन्यूअस वेव होती है। अगले पॉइंट में लिखिए, द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। अगले पॉइंट में लिखो, द वेव associated with electron, the wave associated with electron in stationary orbit should be continuous. Should be continuous. इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या ये समझना है जरा। सो लेट्स से हमने ये बोर ऑर्बिट बनाई, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, और इस बोर सर्कुलर ऑर्बिट में एक वेव एसोसिएट करी हमने। सो यू मे से इट लाइक दिस। वेव तो किसी भी शेप की हो सकती है। हाँ बेटा, मतलब सर वेव सर मतलब किसी भी शेप की हो, मतलब कहीं किसी शेप की हो सकती है। क्या हो सकता है? बस वेव कॉन्टिन्यूअस होगी, ये इंपॉर्टेंट है। मुश्किल होता है स्टार्टिंग में ड्रॉ करना। ऐसे बना लो, ये सपोज करें कॉन्टिन्यूअस वेव कर दी, बना लिया। सर कौन, तो ऐसे देखो दो तरह से वेव्स पॉसिबल है। तो इस लेफ्ट वाली साइड को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव, जो कि एक्चुअली में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है तो ऐसे ही है कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म में मूव करता रहेगा। ये डिसकंटिन्यूअस वेव है जिससे उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती रहेगी, जो डी ब्रॉगली जो वेव स्टेशनरी ऑर्बिट में पॉसिबल नहीं है। सर डिसकंटीन्यूअस वेव का सर वो बता दीजिए सर, ये कब पॉसिबल होगी? अभी नहीं होगी। अगर वो अगर एनर्जी लॉस कर सकती है अपनी तो हर बार एनर्जी चेंज करती जाएगी तो वेवलेंथ बदलती जाएगी, तो फिर कोई भी फॉर्म कर सकता है। अदरवाइज वेवलेंथ फिक्स वैल्यू होगी जब तक एनर्जी फिक्स है वेव की।
क्योंकि सर तभी होता है ना। इलेक्ट्रॉन की जो, यस सर, ऑर्बिट में एनर्जी सेम होती है, हाँ, तो स्टेशनरी फिक्स होती है। फिक्स रहेगी, तो तब तक वो वेव कॉन्टिन्यूस रहेगी। अब यस कॉन्टिन्यूस वेव में अगर आप ध्यान से देखो एक बारी, तो यहाँ से लेके देखो यहाँ तक का जो रीजन है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का जो रीजन है वो देखो एक वेवलेंथ है। फिर दूसरा वाला सेगमेंट अगर हमने लिया, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक रह दिया, दूसरी वेवलेंथ होगी। और फिर तीसरे सेगमेंट में देखो मूव कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो तीसरी वेवलेंथ होगी। समझ आया? ऐसे देखो तीन अलग अलग वेव्स हो रही हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेव है क्योंकि इसकी वेवलेंथ फिक्स है हर बार। जबकि बगल वाले केस में देखोगे जहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस वेव है, वहाँ क्या हो रही है, वेव बार बार अपना फेस बदलती चली जा रही है। तो कॉन्टिन्यूअस वेव का मतलब हुआ कि जो बोहर ऑर्बिट है उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगी। बस यही चीज डी ब्रॉगली ने कंक्लूड करी। यहाँ पे लिखो, इफ वेव इज कॉन्टिन्यूअस, if wave is continuous, then circumference, if wave is continuous, then circumference of Bohr's stationary orbit, then circumference of Bohr's stationary orbit is integral multiple of associated de Broglie wavelength. Associated de Broglie wavelength of electron. और इसी चीज को मैथमेटिकली लिखा जाए तो वी कैन राइट 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये डी ब्रॉगली ने कंक्लूड किया। तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव काउंट, किसी भी बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेव काउंट करनी है, तो द फॉर्मूला विल बी 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है? एन सर वो इंटीग्रल क्या होगा? हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो ऐसे डिसकंटीन्यूअस वेव बनने लगेगी। हाँ सर, तब वेव कंटीन्यूअस, मैंने सीधे काउंट करके दिखाया। देखो येलो वाली एक वेव और ये सर हमने ग्रीन वाली तीसरी वेव। हाँ जब तक ये इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा तब तक इसी ट्रैक पे बार बार मूव करती रहेगी। उसकी वेवलेंथ क्या, जो वेव होगी वो क्या होगी, कंटीन्यूअस होगी। तो कंटीन्यूअस वेव होगी तो हमेशा जो सरकमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाएगी। और अब अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv होता है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv होता है। और दूसरा रिजल्ट हमने निकाला हुआ है 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई r इज इक्वल टू nh अपॉन mv। और उसको अगर थोड़ा रीअरेंज करके लिखो तो ये वैल्यू बन गई mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये देखिए कुछ याद आया तुमको? एंगुलर मोमेंट। बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल बन गया mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इसको नील्स बोर ने प्रूफ नहीं किया था, डी ब्रॉगली ने प्रूफ कर दिया। दिस इज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। उन्होंने प्रूव नहीं किया था तो आया कहाँ से? मतलब बताया नहीं, प्रूफ कहाँ से आया इसलिए हम कैसे माने प्रूफ किया था कि नहीं किया था। इनको क्वेश्चन नहीं कर पाए कि बोर को आया कहाँ से, लेकिन बोर ने बताया नहीं कि वो आया कहाँ से। एंड तक नहीं बताया, बोर का ड्रॉबैक है। तो जब डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ करके दिया कि भाई ऐसे होता है, तो बोर ने कहा यही क्वांटाइजेशन रूल का प्रूफ है। और समझ आया बोर का मैनेजमेंट। So
तो नील्स बोर ने डी ब्रॉगली इक्वेशन ने जो प्रूफ किया mvr is equal to ns upon 2 pi, इसी को बोर्स क्वांटाइजेशन का रूल का प्रूफ माना जा सकता है। तो इससे देखो दो मेजर कंक्लूजन्स पता चले हमको। सबसे पहली बात जो पता चली वही पता चली कि डी ब्रॉगली इक्वेशन बोहर मॉडल को सपोर्ट करती है। पहला पॉइंट यही लिखना है, डी ब्रॉगली इक्वेशन सपोर्ट्स बोहर्स मॉडल। डी ब्रॉगली इक्वेशन सपोर्ट्स बोहर मॉडल या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एक बात। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन अ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट वो इक्वल टू सेल नंबर होगा या इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। दूसरा रिजल्ट हुआ नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड with electron in Bohr's stationary orbit is equal to shell number। जिस शेल से एसोसिएटेड वो इलेक्ट्रॉन है उसी की वैल्यू होगी, इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर नंबर ऑफ वेव्स का नाम है ना शेल नंबर, मतलब उसके लिए टर्म दिया गया है ना शेल नंबर। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन सपोर्ट्स बोहर्स मॉडल, ये एक स्टेटमेंट हुआ। नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू शेल नंबर, उसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट देख रहे हो तो उसमें एक वेव आएगी, सेकंड ऑर्बिट देख रहे हो तो उसमें दो वेव आएंगे, थर्ड ऑर्बिट होगी तो तीन वेव होगी, फोर्थ ऑर्बिट होगी तो चार वेव होगी। तो जो शेल नंबर है उसका, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स का नंबर होगा, दैट नंबर इज इक्वल टू दैट शेल नंबर। अब यहाँ से देखो ना 2 pi r इक्वल टू l लैम्डा था। तो जिस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस आप लिख रहे हो उस ऑर्बिट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या जो उसका शेल नंबर है उतनी ही वेव्स एसोसिएटेड है। तो जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, जो ये थर्ड शेल हुई बोर की, तो इसमें देखो तीन वेव्स एसोसिएटेड है, राइट। अब अगर इसी से आप डी ब्रॉगली इक्वेशन से और बोहर ऑर्बिट रेडियस से अगर दो चीजों को रिलेट करें तो यहाँ से हम लोग अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बोहर ऑर्बिट की वैल्यू से सॉल्व करें तो एक और तरीका आ जाएगा फॉर्मूला निकालने का। लैम्डा इक्वल टू, हमने लिखा था 2 pi r इक्वल टू l लैम्डा, सो 2 pi r by n आ जाएगा। और बोहर ऑर्बिट का फॉर्मूला आपको पता है, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। तो अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम लोग इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल टू 2 pi into 0.529 into n by z एंगस्ट्रॉम। यहाँ एक बात ध्यान से देखो कि जब तक आप फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू 2 pi r by n पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो शेल के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो जब आप एक्चुअल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चलेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जितनी बड़ी शेल होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर। रेडियस की वैल्यू डी ब्लॉक, रेडियस की वैल्यू 0.529 n स्क्वायर बाई z है, तो r की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो बोहर ऑर्बिट के अंदर अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें कभी भी, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 pi into 0.529 n by z एंगस्ट्रॉम। ये आपकी वैल्यू नहीं सर, वेवलेंथ और शेल। नेक्स्ट केस लिखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विद वोल्टेज v। अगला केस लिख रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सर एक सेकंड बस, जो वेवलेंथ होगी वो क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसका मतलब। हाँ, फॉर्मूला देखो ना, लैम्डा इक्वल टू 2 pi 0.529, ये तो कांस्टेंट है, और n by z है तो प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। बट सर अगर ऐसे देख रहे हैं तो इधर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है। r कांस्टेंट नहीं है ना। अच्छा हाँ ठीक अभी है, तो सॉरी। इंडिपेंडेंट है, अभी तो हाँ पहले हाँ नहीं तो गलत कर दोगे सवाल।
2 पाई r बाई n से डिसाइड कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, बिकॉज r इज नॉट कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट हटाते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with electron accelerated with voltage v, with electron if it is accelerated। ये जितनी चीजें सिखा रहा हूँ सब क्वेश्चन के फॉर्म है। अब आपको सबके फॉर्मूले बना दे रहा हूँ तो इसलिए आप आसानी से डील कर पाओगे, अदरवाइज दीज ऑल आर क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है एग्जाम में। इफ इट इज एक्सेलरेटेड with the voltage v, अगर एक v वोल्टेज से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो उसके साथ कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, आप देखिए इस चीज को। अगर हम किसी चार्ज q को v वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है q इंटू वी। पहला पॉइंट लिखना है, इफ a charge q, if a charge q is accelerated with voltage v, then its kinetic energy will be equal to q into v। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज उसका E पहले से पता होता है। So for electron, kinetic energy will be equal to E into V। Kinetic energy will be equal to E into V। When E is charge of electron, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb। E is charge of electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। ये वैल्यू पहले से पता होती है। फिर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ रहा है फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हो तो फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e इनटू v। ये आपका नया फॉर्मूला बन गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का। अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्टेज से एक्सीलरेट कराएंगे, फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e इनटू v। सर ये फॉर्मूला होता है ना, K इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV। हाँ, चार्ज इनटू वोल्टेज। ये आपकी एक और फॉर्म आ गई डी ब्रॉगली इक्वेशन निकाल, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी 2 साल पहले फिजिक्स के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला आया था एग्जाम में। अब चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पहले से पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब अगर इन सारी वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.6 into 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into v। तो मीटर सॉल्व हो क्या आएगा, क्योंकि हमने सब ऐसा ही स्केल में प्लेस किया हुआ। अपनी कैलकुलेशन ऐसे बार बार करेंगे तो बहुत टेक्निकल होती है, तो उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म याद कर लिया जाता है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, उससे आपको सीधे आंसर निकालने में हेल्प मिलेगी 150 अपॉन v। v जो है वो ऑन द स्केल ऑफ वोल्ट पुट करेंगे, उससे सॉल्व होकर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी दिस कम्स इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये एक फॉर्मूला और याद रख सकते हो जिससे आपकी कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी।
फटाफट डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल पाओगे। V वो वोल्टेज है जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से डायरेक्टली निकले अंडर रूट ऑफ 150/V। सर ऊपर वालों सिंपलीफाई करके ये आया मतलब 150। पूरी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपलीफाइड फॉर्मूला आ जाता है। जैसे हमने सब फॉर्मूले याद किए ना, रेडियस के 0.529 n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी के 2.19 × 10⁻6 मीटर z बाय n मीटर पर सेकंड, एनर्जी के -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा जाता है क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है एग्जाम में, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला याद रखते हैं अंडर रूट ऑफ 150/V वोल्ट्स। ये हमारी सीधी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी। सर इलेक्ट्रॉन के लिए ना सर? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के फॉर्मूला किसी एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज से अगर एक्सेलरेट कराएंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ 150/V वोल्ट्स इन एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड वोल्टेज V में यूज करेंगे ना? हाँ, वोल्टेज को V वोल्ट यूनिट पुट कर देना है तो आपको सीधे एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पे फाइनली डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए मैंने आपको टोटल 5 तरह के फॉर्मूले सिखाए। अब एक बार क्विकली रिव्यू कर लो। सबसे पहला फॉर्मूला बताया लैम्डा इक्वल टू h/mv। m मास के ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से एक्सेलरेट कराएंगे तो v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा जैसे लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब इसी ऑब्जेक्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इक्वल टू h/√2m/k। फिर अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बोर से स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लगेगा 2πr = n लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू सिंपली 2πr/n। अगर आपको बोर ऑर्बिट रेडियस डायरेक्ट गिवन है तो 2πr = n लैम्डा से निकल आएगा। रेडियस नहीं गिवन है, पूरा सॉल्व करना है तो लैम्डा की वैल्यू 2π × 0.529 n/z एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में। और लास्ट केस अगर हमने इलेक्ट्रॉन को V वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा आएगी h/√2m × e × v। इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा चार्ज होगा तो h/√2m q × v हो जाएगा। e की जगह q लिख देंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी q × v होता है, ठीक है। और अगर इसी को हमें एग्जैक्ट सॉल्व करके लिखना है तो लैम्डा इक्वल टू √150/V वोल्ट्स में, और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो अगर वेवलेंथ डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो V वोल्ट्स में पुट करिए, लैम्डा इक्वल टू √150/V वोल्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो विल स्टॉप हियर।